नमस्कार छात्रगण, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी विषय में इकाई 2 बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरण के बारे में हमने चर्चा पहले वीडियो में की है। अब इस इकाई के जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास है उनकी हम समझूती प्राप्त करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। लेखिका अपने संस्मरण से कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे खुद धोती थी। जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अपने घर में नौकर नौकरानियों को मोजे जूते धोने के लिए नहीं दिए जाते थे। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय की दूरी बताते हुए निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। 1, तब उन दिनों रेडियो या टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ग्रामोफोन जिसे हम म्यूजिक सुन सकते हैं। ख, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। ग, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेट, विमटो मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? जब लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने का कारण उनकी नजर में कमजोरी हो गई थी, इस वजह से कि उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? इनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। दोस्तों, लेखिका को अपने बचपन में विभिन्न प्रकार के फलों खाने की बहुत इच्छा थी और उनकी मजा भी लेती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने के लिए छूट मिलती थी। लेखिका चॉकलेट को साइन बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से वो खाती थी। यदि शहर में जाए, बाजार में जाए तो वो खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। शाम को रात हो जाए, उनके बाद बिस्तर पर आराम से वो लेटकर वो चॉकलेट खाती रहती थी। उनके अतिरिक्त उनको कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। उनके जो प्रमुख फल थे, मुख्य फल थे, वो काफल और चेस्टनट था, जो लेखिका को ज्यादा पसंद था। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, लेखिका के संस्मरण से आगे उठते हुए। प्रश्न नंबर 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल्फा ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है? उनके नाम लिखो। दोस्तों, आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और विज्ञान की उपाधि ज्यादा बढ़ने के कारण, नई खोजें होने पर कारण, नया अनुसंधान का आविष्कार होने पर आज आधुनिक चीजें कई प्रकार की मार्केट में या आ चुकी है। वो है कंप्यूटर, टेलीविजन, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, कार, मोटर आदि कैसी चीजें जो है वो आज यहाँ विज्ञान की वजह से आ गई है, जिसके प्रति हम ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि एक के बाद विज्ञान की जो नए आविष्कार की चीजें आती है हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उनका उपयोग के पीछे जो वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम है वह हमें यहाँ पता चलता है कि उन खोजों के पीछे उनका ज्यादा श्रम लगा है। प्रश्न नंबर 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको खुद ही लिखना है। आपको बचपन में कौन सी ऐसी घटना है वो हमेशा के लिए आपको याद रह गई हो, आपके दोस्तों को आपने बताई हो, वो घटना आपको खुद सोच के ही अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे, अनुमान और
अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन को शिमला में अधिक दिन गुजरे उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। शिमला का वर्णन यहाँ लेखिका करती है। उत्तर, लेखिका बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। लेखिका का जो बचपन था वो ज्यादातर शिमला में गुजरा है। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। जहाँ लेखिका उस टाइम पर रहती थी तो शिमला बहुत विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। शहर बड़ा विकसित होने जा रहा था। नई नई चीजें, मॉल है, रेस्टोरेंट, वो दिन प्रतिदिन विकास के कारण ऐसे खुल रही थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। लेखिका जब तक शिमला रही तो उनका जो अनुभव था कि वो शहर का जो वातावरण है, वहाँ चोटियाँ है, वो चोटियाँ की चढ़ाई उतराई करना और गिरजा मैदान पहुंचना, और वो चोटियाँ है, मैदान से वो चोटी तक जाना और वहाँ से मॉल तक जाना और सब चीजें वहाँ से अब लेखिका जहाँ रहते थे वहां लाना, ये सब सारी जो घटनाएं हैं लेखिका को अभी भी सुखद घटनाएं याद है जो हमें बता रही है। संध्या के समय धुंधल धुंधल में गहराते पहाड़, ब्रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखते हैं। शिमला की पहाड़ी जो क्षेत्र है तो उसमें पहाड़ियों की सुंदरता और रात के नज़ारे में देखे तो वहाँ जो यदि रात को लाइट ऑफ की जाए तो जगमगाते हुए छोटे छोटे दिए पहाड़ियों में दिखते हैं, जैसे रात के समय चांद निकला हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। इतनी खूबसूरती शिमला की दिखाई देती है और वही झलक हमें लेखिका बताते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा इस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है, अपना जीवन परिचय सुना रही है। दोस्तों, अब हम भाषा की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञा बनी है। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। दोस्तों, सबसे पहले इस संज्ञा के बारे में हमने सुना तो संज्ञा शब्द ऐसा है कि ऐसे बच्चे सुनते हैं तो संज्ञा क्या है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनका अर्थ क्या होता है, सबके मन में ये प्रश्न तो निश्चित रहता है। लेकिन संज्ञा की परिभाषा बोलते या सुनने के समय तो अच्छा लगता है, पर लेकिन जब संज्ञा लिखनी, उनको समझने में आना है तो थोड़ी मुश्किल पड़ती है। जैसे कि आपकी कक्षा में आपके दोस्त है, सरजिल है, किशन है, अनिल है, वही नाम भी संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारी कक्षा में कुछ चीजें हैं, वो भी संज्ञा के ही उदाहरण हो, या भाववाचक संज्ञा हो, गुणवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो या जातिवाचक संज्ञा हो। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, प्राणी या स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ऐसे संज्ञा के मैंने प्रकार बताए हैं आपको। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहाँ संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैं उदाहरण देती हूँ। दोस्तों, वीडियो भी एक अलग से बनाया है, वो उस वीडियो में आपको संज्ञा की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरण सहित आपको जरूर पढ़ना है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उन को कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति का नाम हो उसे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी बताया, सरजील, किशन, राहुल, मोहन, हिमांशु आदि व्यक्ति का नाम है, या वीर सावरकर हो या गांधी जी हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अब
जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पेड़, हिमालय, नदी, गाय, ये जाति का बोध कराते हैं। प्रश्न नंबर 2, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संज्ञावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि आपकी कक्षा में 30 यानी 3 या 15 छात्र है तो वो संख्या है। आपके पास 15 पेंसिल है या 5 पेंसिल है, वो भी संख्या है। आपकी क्लास में यानी आपकी कक्षा में 15 बेंचेस है, बेंच है, तो भी वो संख्या है। आपके घर में 5 सदस्य हो या 7 सदस्य हो तो वो भी संख्या निर्देश करते हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। हम कहें कि हमारे घर में 4 इंसान है, आदमी है, तो वो 4 निश्चित है, लेकिन हमारे घर में कुछ आदमी रहते हैं तो वो अनिश्चित बताया है, तो वो अनिश्चित का बोध होता है, तो वो अनिश्चित विशेषण होता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में विशेषण बताया है। विशेषण है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक संख्या विशेषण। यहाँ हम पहले लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण उनको कहते हैं, उदाहरण सबसे पहले लें कि जिन संख्या का निश्चित गिनती हो सके वही संख्यावाचक विशेषण हो। विशेषण कैसे, जैसे कि हमारी कक्षा में 30 छात्र है तो छात्र 30 कंप्लीट है तो वो निश्चित है, वो संख्यावाचक विशेषण है। हमारी कक्षा में 15 छात्र बहुत होशियार है, जो 15 है वो संख्या है और बहुत होशियार है वो विशेषण है। दूसरा उदाहरण ले कि आसमान में 5 चिड़िया मजे से सैर कर रही है। या न लो तो आसमान में 5 चिड़िया सुंदर सैर कर रही है, या तो आसमान में 5 चिड़िया सुंदर दिखाई दे रही है। तो 5 निश्चित है और सुंदरता वो भी विशेषण है। और उदाहरण ले, मोहन सुंदर लड़का है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो सुंदर है वो विशेषण है और 5वां है वो संख्या है, निश्चित है वो 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है। अब इनमें से आगे बढ़े तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे कहे कि हमारी कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे बाहर है तो वो तो निश्चित है, लेकिन हमारी कक्षा में कुछ बच्चे नहीं है, यानी कक्षा में नहीं आए हैं तो वो अनिश्चित है। मेरे पास कुछ पेंसिल है, लेकिन कुछ पेंसिल है वो निश्चित नहीं है, हमने गिनती नहीं की है, अनिश्चित बताया है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम उनको कहते हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। जैसे 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपके गांव में दूध मंडली है, वहां दूध लेने के लिए जाते हैं, सुबह में आपको चाय पीनी है, तो आप कहते हैं कि मुझे 100 ग्राम दूध चाहिए या लीटर दूध चाहिए या 500 ग्राम दूध चाहिए, तो वो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 500 ग्राम है, वो परिमाण बताता है। लेकिन हम ऐसा कहें कि मुझे कुछ दूध चाहिए तो वो अनिश्चित हो गया। ऐसे तो कोई कुछ दूध चाहिए ऐसे तो बोल भी नहीं सकते हम, तो हम निश्चित ही कहते हैं कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो परिमाण बताता है। अब आप दुकान में जाए तो मुझे एक 1 किलो गेहूं चाहिए या 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए, तो वो भी परिमाण बताता है। इसी तरह यहाँ विशेषण दिए हैं, देखते हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 दर्जन केले चाहिए, तो वो 2 दर्जन है,
हमने बताया निश्चित है, तो वो निश्चितवाचक विशेषण हुआ। 2 किलो अनाज दे दीजिए, वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, निश्चित नहीं है, कुछ ही बताया है। ऐसे बोला होगा कि 10 बच्चे आ रहे हैं तो वो निश्चित है, लेकिन कुछ हम उनकी गिनती नहीं की है हमने, इसलिए वो कुछ बताया है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, सब यानी यहाँ समूहवाचक विशेषण है। समूहवाचक, सभी लोग, सब। जैसे कि आसमान में बहुत चिड़िया सैर कर रही है समूह में, तो वो सब आ जाएगी। या किसी सभा में ज्यादा लोग बैठे हैं तो सभी लोग साथ में ताली बजा रहे हो या सभी साथ में हंस रहे, तो वो सभी लोग हो, तो वो समूहवाचक ऐसे संज्ञा भी बनती है। और सभी लोग हंस रहे हैं तो वो निश्चित है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो बहुत है वो विशेषण है, तो वो गुणवाचक विशेषण हुआ। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ और सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और तुम्हारा जो है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हें, हमें, तुम्हारे, इन्हें वह सार्वनामिक विशेषण बताते हैं। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे गेहूं के जो दाने हो तो बहुत ज्यादा ढेरों होते हैं, उसकी हम गिनती ज्यादा ढेरों में नहीं कर सकते हैं, तो वो भी अनिश्चित है। सुंदर है कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, मीना सुंदर लड़की है, तुम बहुत सुंदर हो, तो वो गुणवाचक विशेषण है। उनके साथ साथ व्यक्ति में गुण होना भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर आपको लिखना है। दिलचस्पियां यानी रुचियां। देखिएगा कि मौसी थी, उनको पता था कि कृष्ण सोबती को क्या पसंद है, उनकी रुचियां कौन कौन सी चीजें में है। मेरी है, यहाँ वो भी सर्वनामिक विशेषण है। उत्तर है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, तो हम है वो सार्वनामिक विशेषण है, इतवार यानी रविवार। ख, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, तो कुछ है वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, हमारा वो भी सार्वनामिक विशेषण है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, तो अपने है, अपने वो भी सर्वनामिक विशेषण है। यह गाना उन दिनों स्कूलों में हर बच्चे को आता था, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, आप पूरी इकाई पढ़े हैं, आप खुद अपनी सृजनात्मक से कुछ ऐसे कल्पना के दौरान, अपनी खुद की आंतरिक शक्ति के दौरान आप कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हो, चित्र ड्रॉ कर सकते हो, कई पोशाकें बना सकते हो और अपनी कल्पना के माध्यम से। तो आइए ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे। अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। दोस्तों, ऐसे ही हम उदाहरण ले कि यदि आपकी पोशाक कुछ पहनी, अपनी शर्ट पहनी है आपने, तो वो शर्ट कभी कोई कारण से फट गई है, तो उनकी सिलाई आप कैसी तरह करते हो और सिलाई करते समय आप किन किन बातों की ध्यान रखते हो। जैसे कि सुई लग जाना हाथों में, अंगुली में, बीच में धागा टूट जाना, और धीरे से बारीकाई से अच्छी तरह से काम करते हो सिलाई करने का, कहीं सिलाई टूट न जाए बीच में से, ज्यादा ज्यादा जगह बीच में कपड़े के बीच नहीं रहे और अच्छी तरह सिलाई हो, ज्यादा से ज्यादा सुई अंगुली में न लगे, उनकी ज्यादा ध्यान रखते हो, आप उनका ज्यादा ध्यान रखते हो। इसी तरह आप स्वयं काम करते हो तो उनका पता आपको खुद ही होता है। दोस्तों, आपको अपनी डिजाइन बनानी है ड्रेसेस की, तो आप खुद को कल्पना से बनाना है। अपनी नोटबुक में आप कोई भी
चित्र का ड्रॉ कर सकते हो। आपको शर्ट पसंद है या कोई पायजामा पसंद है, लड़कियों को कुर्ती पसंद है, तो अपने नोटबुक में वो आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने से आपकी जो चित्रात्मक जो शक्ति है, ड्राइंग की जो शक्ति है, वो आपकी विकसित होती है। आप अच्छी तरह विकसित कर सकते हो। आपके मन में जो चित्र आता है, उभरता है, वो चित्रों को आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। दोस्तों, पहले के समय में ड्रेसेस कैसा था? अब के समय में ड्रेसेस बदल चुके थे। पहले साड़ी थी, पूरा साड़ी थी, और वैसे आज के समय में कुर्ती पायजामा आ गया है, पैंट शर्ट आ गया है। तो समय के अंतर में वो दूरी आज देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 2, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छू कर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। दोस्तों, आपको वो प्रश्न स्वयं उनके उत्तर दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। जैसे अभी बारिश की ऋतु है, तो अभी ऐसे हम थोड़ी ठंडी भी लग रही है, और फिर ठंड की ऋतु आएगी तो हम गर्म कपड़े पसंद करते हैं। उसी तरह धूप की ऋतु जब आए, तब भी कैसे कपड़े पहने जाते हैं, वो आपको खुद सोच के लिखना है। और ऐसे कपड़े में कैसी महसूसी होती है, ठंड की ऋतु है, बारिश की ऋतु है, धूप की ऋतु है, तीनों ऋतु में अलग 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 कपड़े पहने जाते हैं। पॉलिस्टर का कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, अलग अलग प्रकार के कपड़े रहते हैं। उनमें से आप हर मौसम में यानी अलग अलग ऋतु में कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। दोस्तों, अपने विस्तार या कहीं आप प्रवास में गए हो, किसी कपड़े के उद्योग जो हो, जहाँ ग्रामीण उद्योग यानी गांधी ग्राम जैसे स्थलों पर आप गए हो, तो वैसे जहाँ कपड़े कैसे बनते हैं वो आप जांच कर सकते हो कि कौन से रेशे में से, कैसे रुई में से कपड़े बनाए जाते हैं। खास करके ऐसे जो कपड़े हैं ग्राम उद्योग में हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मशीन द्वारा भी बनाए जाते हैं। कारखानों में भी आप भ्रमण कर सकते हो और जो कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में भी आप जान सकते हो। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। उत्तर छात्र स्वयं करें। दोस्तों, यहाँ हम बात करें कि भोजन तो हमारे यहाँ गुजरात में हो या दूसरे राज्य में हो, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी थाली मिलती है। ऐसे गुजरात के लोग जो है गुजराती थाली ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटला, शाक, दाल, समोसा, कचौरी, भेड़ आदि प्रकार के भोजन में वो चीज़ें लेते हैं या नाश्ते में भी वो लोग लेते हैं। पोशाकें हैं तो हर प्रांत की, हर राज्य की अलग अलग पोशाकें रहती है। जैसे कि हमारे गुजरात में ज़्यादा स्त्रियाँ साड़ी पहनती है। इसी तरह महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उन लोगों की जो पहन सहन है वो अलग अलग है। भले ही भारतवर्ष में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी पहन सहन है, उसका खाना पीना है, उनका जो रीति रिवाज है, रूढ़िया जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग है। छात्रों, आप भी आपके विस्तार में जो लोग रहते हैं उनकी रहन सहन, उनका भोजन, उसका पहनावा कैसा है, उनकी बोली कैसी है, उनके बारे में आपको खुद लिखना है। दोस्तों, पाठ के अन्य कुछ प्रश्न जो है हल है, सरल है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। क, बचपन पाठ किसकी रचना है? आपको दोस्तों पता ही है कौन होगा? कृष्णा सौबती। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ख, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? इतवार यानी रविवार। लेखक लेखिका बचपन लेखन लेखिका बचपन में इतवार के दिन वह अपने मोजे वह स्वयं खुद पॉलिश करती थी। ग, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? नंबर 2 आएगा 20वीं सदी। घ, पहले गीत संगीत सुनने के साधन क्या थे? तो पहले क्या थे? ग्रामोफोन थे। और अब आज क्या गया? रेडियो, टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट,
है ना, लैपटॉप, मोबाइल जैसी चीजें आ गई है, लेकिन पहले ग्रामोफोन से म्यूजिक सुना जाता था। ड, हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? दोस्तों इकाई में हम पढ़े ही है, आपको उनका प्रश्न का उत्तर भी आता है ना। ऑलिव ऑयल लेखिका को शनिवार को पीना पड़ता था। अब दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु यानी छोटा प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? इस संस्मरण में लेखिका अपनी खुद की बचपन की चर्चा कर रही है। इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की ऋण छूट थी? लेखिका को सप्ताह में एक बार लेखिका को सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। प्रश्न नंबर 4, हर शनिवार को लेखिका को प्रश्न नंबर 4, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? हर शनिवार को लेखिका को अपने सदस्य यानी घर के सभ्य जो कहे उनके अनुसार उसको ऑलिव ऑयल यानी एरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल यानी जैतून का तेल मिलाकर एक शीशे यानी कांच के ग्लास में मिलाकर पीना पड़ता था, जो लेखिका को बहुत दुर्गंध वाला द्रव्य लगता था। फिर भी जो अपने घर के सभ्य है उनके कहने पर वो पीना पड़ता था। प्रश्न नंबर 5, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? उत्तर, दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जिनके आगे सुरंग भी चित्र में हमें दिखाई देती है। लघु उत्तरीय प्रश्न की अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में कुल्फी, सहतूत, फारसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फले मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट लेखिका को बहुत पसंद थे। प्रश्न नंबर 2, लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहनना पसंद करती थी? वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखिका बचपन में रंग बेरंगी पोशाक पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमशः अनेक प्रकार के पहनावे बदले हैं। लेखिका पहले फ्रॉक, जो नीचे झलर वाला फ्रॉक था, वह पहनती थी और बाद में निकरबकर, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बेरंगी रिबिन का चलन था, जहां से वो रिबिन के माध्यम से वो चोटी बनाती थी। लेखिका 3 तरह के फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। एक नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था, जिसका कॉलर गोल होता करता था। दूसरा हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक था, जिसमें गुलाबी फ्रिल लगी होती थी। फ्रिल यानी झालर, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में झूल। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाले गर्म फ्रॉक का जिक्र करती है, जिसके नीचे फर टंकी थी। प्रश्न नंबर 3, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया? चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि लेखिका हमेशा दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी और रात के समय में टेबल पर लैंप लगाकर काम करने के कारण उनके चश्मा के नंबर ज्यादा बढ़ गए। वो चश्मा कभी हटा ही नहीं पाई और चश्मा पहनने पर उनके चचेरे भाई उसको चश्मा पहनने पर बहुत चिढ़ाते रहते थे। प्रश्न नंबर 4, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती है? उत्तर, लेखिका बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद करती थी। उनके पास कई प्रकार की टोपियां थी, जो विभिन्न रंगों की थी। उनका कहना है कि सिर पर हिमचली टोपी जो है वो पहनना आसान था, लेकिन आज के समय में अपने सिर पर दुपट्टा रखना कठिन हो गया है, मुश्किल काम हो गया है। प्रश्न नंबर 5,
उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके आपको लिखना है। उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे यानी पोशाक में, उनकी रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बचपन में लेखिका रंग बेरंगी पोशाक यानी कपड़े पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में यानी वर्तमान समय में लेखिका चूड़ीदार पंजाबी और ऊपर से घेरदार कुर्ता पहनती है। धन्यवाद।